हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। इतना जीनियस कि वो अकेला ही हजारों साइंटिस्ट से ज्यादा इंटेलिजेंट था। जो चीज हम इंसान समझना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकते, वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और उसको पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया था, और इसकी वजह से ही इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन है जो हम नॉर्मल इंसानों से बहुत अलग है। इस बात का आइंस्टाइन को भी अंदाज़ा था। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद इनकी बॉडी के किसी भी पार्ट पर रिसर्च की जाए। उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि मरने के बाद इनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन की डेथ हुई तो ऑटोप्सी के लिए, मतलब कॉज ऑफ डेथ जानने के लिए जो डॉक्टर आया, उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उसको ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा क्या था। आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वी थे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज़्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में इंटरेस्टेड थे। कुछ दिनों के बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी की इस हरकत का पता चला तो उनको अपनी जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट से जैसे तैसे ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि उसके पिता के स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे राज से पर्दा उठाकर उसे दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इस दिन के बाद से शुरू हुआ इस ब्रेन का लंबा सफ़र। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। ये उनका ख्याल था कि वो इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। अब कंडीशन ये थी कि डॉक्टर हार्वी प्रिंसटन हॉस्पिटल की जॉब से निकाल दिए गए थे और अपने पैथोलॉजिस्ट का पोस्ट भी। आइंस्टाइन का ब्रेन जो पहले से ही डॉक्टर हार्वी प्रिजर्व कर चुके थे, वो इसको लेकर पेंसिल्वेनिया की सिटी फिलाडेल्फिया गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई फोटोज ली और फिर उसको 240 छोटे छोटे पीसेस में काट कर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। इस इशू को लेकर डॉक्टर हार्वी का अपने वाइफ के साथ कई बार आर्ग्यूमेंट्स होती रहती थी, क्योंकि उनकी वाइफ अक्सर ये धमकी देती थी कि वो इस ब्रेन को उठाकर फेंक देगी। एक दिन आर्ग्यूमेंट्स इतना बढ़ गए कि दोनों वाइफ और हस्बैंड को डाइवोर्स लेकर अलग होना पड़ा और डॉक्टर हार्वी ब्रेन लेकर कांसास के सिटी विचिटा चले गए, जहां वो एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की जॉब करने लगे। और यहाँ वो अपने फ्री टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन पर स्टडी करने की कोशिश करते थे। इसके बाद बहुत बार वो अलग अलग जॉब छोड़कर डिफरेंट सिटीज में ये ब्रेन लेकर घूमते रहे। कई साल गुजर चुके थे, लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च नहीं कर सके। इनफैक्ट उनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया और सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि उनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब स्टार्ट करना पड़ा। तभी उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला लिया कि वो इनके ब्रेन के अलग अलग पीसेस को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल्ड रिसर्च के लिए भेजेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद नेक्स्ट 28 इयर्स तक इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की, जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन नॉर्मल इंसान के ब्रेन से काफ़ी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस कलोसम के पार्ट में पाया गया। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इंसान जो भी काम करता वो ब्रेन के एक पार्ट में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे बॉडी के उस पार्ट को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे बॉडी के राइट पार्ट्स को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और राइटिंग यानी लिखने के टाइम पर काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचानने, आर्ट और म्यूजिकल स्किल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि इस सब में कॉर्पस कलोसम का क्या काम है।
अज्यूम करें कि आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं या फिर मोबाइल फ़ोन पर। इस टाइम पर हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ अल्फ़ाबेट्स हमारे राइट हैंड टाइप कर रहा है तो कुछ लेफ्ट हैंड। टाइपिंग के टाइम आपके लेफ्ट हैंड से एक मिस्टेक हुई तो आपने इमीडिएटली अपना राइट हैंड यूज़ करके उस मिस्टेक को करेक्ट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो उसने लेफ्ट ब्रेन को जल्दी से सिग्नल देकर वो मिस्टेक ठीक करवाई। ब्रेन के दोनों पार्ट्स आपस में जिस चीज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसको कॉर्पस कलोसम कहा जाता है। और आइंस्टाइन का कॉर्पस कलोसम नॉर्मल इंसानों के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही बड़ा था। यानी उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को इमेजिन कर सकते थे। कॉर्पस कलोसम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी नॉर्मल इंसानों से काफ़ी डिफरेंट था और रिसर्चर का मानना है कि इसी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफ़ी अच्छा था। न्यूरॉन्स के अच्छा फ्लो होने का मतलब है कि इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बिना किसी पेन और पेपर के अपने ब्रेन की हेल्प से ही सॉल्व करने की एबिलिटी रखते थे। न्यूरॉन्स ज़्यादा होने की एक और रीज़न रिसर्च पेपर्स में बताई गई। जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वेट किया गया तो उसका वेट 1230 ग्राम था, जबकि नॉर्मल इंसानों का 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का ये मानना है कि इनके ब्रेन की लाइनिंग काफ़ी पतली थी, जिसकी वजह से इनमें ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या आइंस्टाइन ऐसे स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या इनके पैदा होने के बाद इसमें चेंजेस आए। रिसर्च के बाद पता चला जब अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए थे तो वो पूरे 5 साल तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की एज में बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तब भी वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपने थॉट्स में गुम रहते थे। उनके पास चीज़ों को मेमोराइज करने की एबिलिटी काफ़ी कम थी, यहाँ तक कि उनको सिंपल मैथ के टेबल भी याद करने में प्रॉब्लम होती थी। वो मैथ और नंबर को लॉजिकल वेज में प्रोसेस करने में मास्टर थे, ना कि उनको रट्टा लगाकर याद करने के। स्कूल लाइफ में बाकी हर सब्जेक्ट्स में आइंस्टाइन फेल होते थे, सिर्फ मैथ और साइंस में आइंस्टाइन के नंबर सबसे ज़्यादा आते थे। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल के थे तब फैमिली टीचर अपनी ज्योमेट्री की बुक इनके पास भूल गए। सरप्राइजिंगली सिर्फ एक ही दिन में वो पूरी बुक पढ़कर अपने ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर बैठे। ना सिर्फ इतना बल्कि सिर्फ 14 साल की एज में वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। मैथ्स और साइंस में इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी कि जब वो क्लासरूम में कोई सवाल पूछने के लिए हाथ उठाते तो प्रोफेसर्स घबराने लगते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के अक्सर सवाल टीचर्स के भी सर से गुजर जाते थे। छोटी सी एज में ही वो इस यूनिवर्स के लॉग को छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे और यही उन्होंने अपनी ज़िंदगी का गोल बना लिया था। 26 साल की एज में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला और इसी वजह से उनको पीएचडी की डिग्री और ह्यूमैनिटी के आउटस्टैंडिंग रोल के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि आज भी आइंस्टाइन की उन थीसिस के बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है। कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला कि आइंस्टाइन का ब्रेन उनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना था। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब उनको अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता था तो वो खुद अपने ब्रेन की हेल्प से जवाब तलाश किया करते थे। छोटी एज में ही ऐसा करने से उनका ब्रेन उसी हिसाब से डेवलप होता गया। आज भी आइंस्टाइन का ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका के द मटर म्यूज़ियम में है, जिसको प्रोटेक्शन के साथ माइक्रोस्कोपिक फिल्म्स में प्रिजर्व करके रखा गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।